खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर में। हम पार्ट 1 की बुक में यूनिट नंबर 6 का आखिरी सेक्शन 6.23 आज डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन के अंदर एक क्रेमर्स रूल के नाम से एक टॉपिक है कि जिसको डिस्कस किया गया है। क्रेमर्स रूल जो है वो एक तरीक़ा है, एक मेथड है सॉल्व करने का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। आपने देखा था एक गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर कि हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था और उसके बाद जो है हमने उसको इन्वर्सेस वगैरह कैलकुलेट करके और जो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी मैट्रिसेस के जो की मदद से। यहाँ पर वही मेथड के जो हम पहले सीख चुके हैं उसी को एक फॉर्मल शक्ल दी गई है और इसका नाम जो है वो क्रेमर्स रूल है। जब आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई मुख्तलिफ चीज़ नज़र आए, लेकिन हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में आपको डिराइव करके दिखाएंगे कि क्रेमर्स रूल को किस तरह से डिराइव किया जाता है। और उम्मीद है कि पार्ट 2 के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आप देखेंगे कि जो चीज़ हम पहले सीख चुके हैं ये उसी को यानी थोड़ा सा फॉर्मल करके जो है वो बयान किया गया है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो चलते हैं क्रेमर्स रूल की तरफ। अगर हम क्रेमर्स रूल को देखें तो हमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमारी दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं, उनको इस जनरल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। यानी हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर दो इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशंस यकदर्जी मसावात जो हैं वो इस तरह से दी हुई हों कि a सब 1 x प्लस b1 टाइम्स y बराबर है c1 के। ये हमारे पास a सब 1 जो है ये कोफिशेंट है, ये एक हकीकी अदद है कि जो वेरिएबल x से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से b1 जो है वो भी एक रियल नंबर है जो दूसरे वेरिएबल y से मल्टीप्लाई हो रहा है। और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास जो रियल नंबर है वो c1 है। तो ये a सब 1 b सब 1 c1 जो है ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं कि जो आपको इस इक्वेशन के अंदर नज़र आए। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर अगर वो इस तरह से लिखी जाए a सब 2 टाइम्स x प्लस b सब 2 टाइम्स y बराबर है c2 के, तो अगर हमारी ये इक्वेशंस जो हैं दो वो इस तरह से दी जाएं, जब हमें इक्वेशंस दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे नंबर होंगे। तो हमें ये देखना होगा कि a1 जो है वो कौन सा नंबर है उन इक्वेशंस के अंदर, b1 जो है वो कौन सा नंबर है। इसी तरह से ये सारे जो कांस्टेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कोफिशिएंट्स, इनको हम मैप करेंगे, इनको हम मालूम करेंगे कि उन इक्वेशंस के अंदर इनकी वैल्यूज़ क्या है और फिर ये जो नीचे हमारे पास मेथड है सोल्यूशन का उसको हम अप्लाई कर सकेंगे। तो सोल्यूशन मेथड ये है कि अगर हमारी ये दो इक्वेशंस इस शक्ल के अंदर, इस फॉर्म के अंदर दी गई हों, तो हम तीन डिटर्मिनेंट्स की मदद से, ये देखें, ये आपको उम्मीद है कि ये नोटेशन जो है वो याद होगी कि मैट्रिसेस के हम डिटर्मिनेंट जो है एक वैल्यू है जिसके लिए हम ये स्ट्रेट बार्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तीन डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अगर ये तीन डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो आप कैलकुलेट कर लें तो फिर x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो आप बआसानी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलें पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट्स को। एक डिटर्मिनेंट जो है कैपिटल D जो है वो a1 a2, ये a1 ये वाली वैल्यू है कि जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है, a2 जो है ये कोफिशिएंट है ये दूसरी इक्वेशन में x का, b1 जो है ये y का कोफिशिएंट है और b2 जो है ये दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। तो ये जो वैल्यूज़, ये जो आपको डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये a1 a2 b1 और b2 नज़र आ रहे हैं, ये वो रियल नंबर्स हैं कि जो इन दो इक्वेशंस के अंदर इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होंगे या राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपके पास रियल नंबर्स हैं वो वैल्यूज़ होंगी। तो D के अंदर सिर्फ a1 a2 b1 b2 हैं, सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स हैं। D सब x एक दूसरा डिटर्मिनेंट है जिसमें हम c1 और c2 को इस तरह से लिखते हैं और फिर b1 एंड b2 को, और फिर D सब y तीसरा डिटर्मिनेंट है जिसमें हम a1 a2 लिखते हैं और फिर c1 c2 के जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो हमारे पास जो कांस्टेंट है, जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो इसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब में ये इक्वेशंस इन दो में ये लिखे हुए हैं ये नंबर्स, उसी तरतीब को हम यहाँ पर उसका ख्याल रखते हुए इन नंबर्स को लिखेंगे। जब ये हम तीन डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो हम एक चीज़ चेक करेंगे, वो ये कि अगर D की वैल्यू 0 नहीं है, आपको मालूम है कि ये डिटर्मिनेंट जो है अगर ये 0 हो गया तो हमारा जो मैट्रिक्स A था पिछले जो हमने लेसन के अंदर देखा था वो इन्वर्ट हम नहीं कर सकेंगे। ये वही कंडीशन है यहाँ पर। तो हम ये चेक करते हैं कि D जो है वो 0 है या नहीं। अगर 0 नहीं है तब हम सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर D की वैल्यू 0 आ जाए तो आप अपना सवाल जो सॉल्व कर रहे हैं उसको वहीं पर रोक के और ये कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो इस मेथड के ज़रिए कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। तो इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़, और वो ये है कि x की वैल्यू d सब x के जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डिवाइडेड बाय d जो ये वाला पहला वाला डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू, और y की वैल्यू d सब y डिवाइडेड बाय d करके ये जो तीन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये तो है सिर्फ एक मेथड, आप चाहें तो इसको मसलन याद कर लें, और उसके बाद जहाँ पर भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो आपको दी जाएं तो ये तीन डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो आप उसमें से निकाल लें, और उसके बाद इन तीन डिटर्मिनेंट्स की मदद से x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखना ये कि जो पहला डिटर्मिनेंट d है उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये मेथड जो है हमारा, या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, या मेथड हमारा जो है उस फेल हो जाएगा वहाँ पर, और हमें x और y की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उस सूरत। तो एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम आपको ये डिराइव करके दिखाएंगे कि किस तरह से तीन डिटर्मिनेंट्स जो हैं और किस तरह से x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, बुक से ही ले लेते हैं आपकी। फर्ज करें कि हमारे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें पहली इक्वेशन जो है वो है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन जो है वो 2 टाइम्स x माइनस y इक्वल्स टू 0। याद रहे कि हमारी जो जनरल फॉर्म थी क्रेमर्स रूल के अंदर उसमें हमारे पास इक्वेशंस a सब 1x प्लस b सब 1y इज इक्वल टू c1 की फॉर्म में थी। दूसरी इक्वेशन a सब 2x प्लस b सब 2y बराबर है c2। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा a1 b1 a2 b2 और c1 और c2 जो है इस ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं इस सवाल के अंदर, इसमें इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो अगर आप कंपेयर करें तो साफ नज़र आ रहा है कि a1 जो है वो 5 के बराबर है। हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे अपने डिटर्मिनेंट्स जो है वो कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो a1 जो है वो 5 हो गया। ठीक है, b1 की वैल्यू और कीजिए, कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे प्लस b1 है, यहाँ पर हमारे पास माइनस 2y है। इसका मतलब हुआ कि b1 की वैल्यू जो है वो -2 के बराबर है। c1 को c सब 1 को अगर देखें तो उसकी वैल्यू ये 1 है यहाँ पर, तो ये 1 हो गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के अंदर a सब 2 की वैल्यू 2 हो गई, b सब 2 की वैल्यू जो है अगर आप इसको कंपेयर करें यहाँ पे b2 टाइम्स y है, यहाँ पे -1y है। इसका मतलब है कि b2 की वैल्यू जो है वो -1 हो गई, और c2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 0 है। अब इन वैल्यूज़ की मदद से कि जो हमने सिर्फ कंपेयर करके इस जनरल फॉर्म को कंपेयर किया अपने इक्वेशन से कि जो हमें दी हुई हैं, हम बआसानी अपने तीन जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कैपिटल डी जी था हमारा वो a1 b1 a2 b2 है। ये वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं अपने इक्वेशन से, यही वैल्यूज़ यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया a1 हो गया 5, b1 जो है वो -2, a2 2 हो गया और b2 -1 हो गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई और -2 टाइम्स -2, तो ये हो गया हमारे पास -5 -2 टाइम्स -2। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -5 प्लस ये 2 है, -5 प्लस 4, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी d की 1। यहाँ पे हमने एक और चीज़ जो है वो भी चेक कर ली कि हमारा d जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 होती तो हम यहाँ पर रुक जाते और कहते कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल नहीं है और हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते x और y वैल्यूज़ के लिए। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से d सब x की वैल्यू जो है वो निकाल लें। d सब x की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है कि ये हमें मिलेगी एक दूसरे डिटर्मिनेंट की मदद से, c1 b1 c2 b2 है। अगर आप ये सिर्फ ये याद कर लें कि d सब x और d सब y क्या है, तो आप ये सारे जो हैं वैल्यूज़ निकालने के बाद ये डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो c1 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो 1 है, b1 हमारे पास -2 है, c2 हमारे पास 0 है और b2 जो है वो हमारे पास -1 है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 1 टाइम्स -1
-0 के साथ जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 ही मिलेगा। तो 1 टाइम्स -1 जो है वही हमारी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, विच इज़ -1। तो ये वैल्यू आ गई डी सब एक्स की। तो यहाँ पे हम डी सब एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं एक डब्बा बना के, ताकि आखिर में जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज सामने हो। और आखिर में अब हमारे पास डी सब वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। इस डिटरमिनेंट को पहले लिख लें। इसकी वैल्यू है a1 c1 a2 c2। फॉर्मूले की मदद से कहाँ से आई ये चीज़ें, ये पार्ट 2 में देखेंगे। तो a1 जो है वो हमारे पास 5 है, c1 जो है वो हमारे पास 1 है, a2 हमारे पास 2 है और c2 हमारे पास 0 है। ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू 5 टाइम्स 0 0 हो गई, -2। तो ये हमारे पास वैल्यू डी सब वाई की जो है वो आ गई -2। अब हमें आखिरी स्टेप जो है वो ये मज़ीद परफॉर्म करना है कि हमें x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फार्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम अब तीनों डिटर्मिनेंट्स डी सब x और डी सब y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। d की वैल्यू जो है वो -1 है, d सब x की वैल्यू जो है वो भी -1 है, डी सब y जो है उसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो -2 है। अब उसके बाद क्रेमर्स रूल में हमें मालूम है कि हमने ये चेक कर लिया कि d की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। इसलिए हम मज़ीद जो नेक्स्ट दो हमारे पास फॉर्मूले हैं x और y के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। x की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x बराबर है d सब x डिवाइडेड बाय d। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो d सब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 है, d की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास d की वैल्यू भी -1 है, सॉरी। तो -1 जो है ये +1 हो गया, तो d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ गई। इसी तरह से y के लिए जो फॉर्मूला है उसमें हमें d सब y जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो यूज़ करनी है और उसको डिवाइड करना है d से। d सब y की वैल्यू हमने -2 कैलकुलेट की थी अपनी जो दो इक्वेशंस हैं उनके लिए, और d जो है वो -1 है। इस तरह से ये -1 जो है -1 और +2 प्लस हो गया और हमें y की वैल्यू +2 मिल गई। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू +2। चाहें तो आप इसे सेट नोटेशन के अंदर लिख लें। ये हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन सेट हो गया और यही आंसर है। आप चाहें तो ये जो दो वैल्यूज़ हमने अभी निकाली हैं x और y के लिए, एक x के लिए और एक y के लिए, इनको इन दोनों इक्वेशंस के अंदर इक्वेट करके देखें। और अगर हमारी ये कैलकुलेशन सही है तो आप ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस जो हैं उनकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड्स बराबर आएंगी जब ये वैल्यूज़ जो हैं उनके अंदर इक्वेट की जाएँ। एक हम क्विक चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अपना चेक कर रहे हैं अपना रिज़ल्ट। हमें मालूम है x की वैल्यू y इज इक्वल टू 2। जो इक्वेशंस थी हमारे पास 5x - 2y इज इक्वल टू 1, एक ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो 2x - y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे पहली इक्वेशन में x की जगह पे 1 रखें तो ये हो गया 5, 2 की -2 y की जगह के ऊपर 2 की वैल्यू जो है y की वो रखें। देखें कि ये इक्वेशन बैलेंस होती है या नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं। 5 - 4 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो x और y की वैल्यूज़ थी वो पहली इक्वेशन के लिए सही है। दूसरी इक्वेशन को देखें, 2 टाइम्स 1 x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आती है या नहीं। ये 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है, क्योंकि x और y की हम ऐसी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं कि जो दोनों इक्वेशंस के लिए वैलिड हैं, दोनों इक्वेशंस के लिए सही हैं। तो जाके मज़े कीजिए, फिर दोबारा से मिलते हैं पार्ट 2 में इसी लेक्चर के, जिसमें हम क्रेमर्स रूल को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके जहन में सवाल हो कि ये डी एक्स और डी वाई आए कहाँ से, तो हम उस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से डी एक्स और डी वाई जो डिटर्मिनेंट हैं ये डिराइव किए जाते हैं, कहाँ से आइए। दोबारा मिलते हैं, इजाज़त।